वेलकम डियर स्टूडेंट्स। डिस्कवरी क्लासेज में एचआर सर आप लोगों का फिर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था और चैप्टर 9 का जो नाम था वह था आनुवंशिकता एवं जैव विकास। कोशिश की थी हमने कुछ शब्दों का अर्थ जानने की। हमने पढ़ा वंशागत लक्षण क्या होते हैं, हमने पढ़ा आनुवंशिकता क्या होती है, हमने पढ़ा आनुवंशिकी क्या होती है। ठीक है, आप लोगों ने अगर इनको पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो पिछली क्लास हमारी आप देख सकते हैं और इनके कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और बात हमने की थी कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन किस प्रकार से होता है। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन किस प्रकार से होता है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाने की हमने कोशिश की थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंडल के संकरण प्रयोग। मेंडल ने जो प्रयोग किए उनको हम क्या कहते हैं, मेंडल के संकरण प्रयोग कहते हैं। ठीक है, कौन से पौधे पर किए, हमने कुछ चर्चा थोड़ी सी पिछली क्लास में कर ली थी कि मेंडल ने मटर के पौधे पर संकरण प्रयोग किए थे। मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम। ठीक है, क्लास शुरू करें इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन को दबाते ही आपको अच्छी क्लास की सूचना मिलेगी और अच्छी क्लास पर सबका अधिकार होता है, आपका भी अधिकार है। मेंडल के संकरण प्रयोग क्या हैं, एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो कैसे लिखें। देखिए, मेंडल जो थे उन्होंने 2 संकरण प्रयोग किए। कौन कौन से संकरण प्रयोग मेंडल ने किए, उनके क्या नाम है, तो नाम पहले आप याद कर लें। भाई, पहला नाम है एकल संकर संकरण प्रयोग। एकल संकर संकरण प्रयोग, मेंडल ने एकल संकर संकरण प्रयोग किया और दूसरा प्रयोग किया द्विसंकर संकरण प्रयोग। ठीक है, एकल संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग। ठीक है, अब पहली बात जो आपके दिमाग में आती है कि होता क्या है, किसे तो एकल संकर संकरण प्रयोग कहेंगे और किसे द्विसंकर संकरण प्रयोग कहेंगे। तो कॉपी पेन आप लेकर के बैठे हैं तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। हम बहुत अच्छी डेफिनेशन आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जब संकरण प्रयोग में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, एक लक्षण, चाहे वो लंबाई का ले लीजिए, ठीक है, चाहे वो पुष्प के रंग का ले लीजिए, कोई भी एक लक्षण आपको जनक में सेलेक्ट करना पड़ेगा और वह उस लक्षण की वंशागति यानी कि अगली पीढ़ी में वह कैसे प्रकट होता है उसका अगर हम अध्ययन करेंगे तो इसको हम कहेंगे एकल संकर संकरण प्रयोग। क्या डेफिनेशन हो जाएगी, जब संकरण प्रयोग में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो इसे एकल संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। समझाएंगे थोड़ा सा बाद में। ठीक है, पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। एकल संकर संकरण प्रयोग जो मेंडल ने किया उसके आधार पर 2 नियम दिए। ठीक है, कौन कौन से 2 नियम थे, पहला नियम था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम। याद होने चाहिए, जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं मैं वो ही शैली आपको पढ़ाने के काम में ले रहा हूं, उस शैली में ही आपको बता रहे हैं कि कैसे तो प्रश्न बनेंगे और उनको हम कैसे लिखेंगे और कैसे उनको याद करेंगे। एग्जाम में वो ही दिखेगा जो कोई स्टूडेंट लिखेगा। देखिए, संकरण प्रयोग की डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद इस प्रयोग पर कौन कौन से नियम आधारित हैं, मतलब प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकाले उन निष्कर्षों का समूह ही तो क्या कहलाता है बच्चा, नियम कहलाता है। तो एकल संकर संकरण प्रयोग से जो नियम दिए उनके नाम है, पहला नियम था प्रभाविता का नियम। पूछ ले मेंडल का आनुवंशिकता का प्रथम नियम क्या कहलाता है, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे भाई, प्रभाविता का नियम। मेंडल का दूसरा नियम क्या कहलाता है, पृथक्करण का नियम। कौन सा कहलाता है, पृथक्करण का नियम मेंडल की आनुवंशिकता का दूसरा नियम है। दोनों नियम, प्रथम नियम व
द्वितीय नियम यानी कि दूसरा नियम, दोनों नियम जो दिए गए थे वह कौन से प्रयोग के आधार पर दिए गए थे? एकल संकर संकरण प्रयोग के आधार पर। इतनी बात अगर आपको याद हो गई है तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए, द्विसंकर संकरण प्रयोग डेफिनेशन आप यहीं याद कर लीजिए, समझेंगे थोड़ा सा बाद में। डेफिनेशन क्या है कि जब संकरण प्रयोग में एक साथ दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाए, ठीक है, तो इसे द्विसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। जब संकरण प्रयोग करें और उसमें दो लक्षण सेलेक्ट करें जनकों में से, ठीक है, चाहे वो पुष्प, जैसे मान लो बीज का आकार ले लिया, ठीक है, बीज का आकार ले लिया और बीज का रंग ले लिया, दो लक्षण हो गए। अगर इन दो लक्षणों के बारे में मेंडल स्टडी करना चाहता था या आप स्टडी करना चाहें कि अगली जो संतति होगी उसमें इन लक्षणों का क्या होगा, तो इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे बच्चा? द्विसंकर संकरण प्रयोग कहेंगे, ठीक है। और इस संकरण प्रयोग के बाद मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले, मेंडल ने जो नियम दिए, उन नियमों को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। उस नियम को क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार मेंडल ने वंशागति के 3 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इन 3 नियमों में से प्रथम 2 नियम जो थे वो एकल संकर संकरण प्रयोग पर आधारित थे, और जो तीसरा नियम जो था जिसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं वह द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित था। ठीक है बेटा, अगर ये चीज समझ में आ गई तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और आगे इसको लर्न करते हैं। पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे एकल संकर संकरण प्रयोग के बारे में। एकल संकर संकरण प्रयोग के बारे में मेंडल ने क्या प्रयोग किए, ये थोड़ा सा ध्यान लगाकर आप समझेंगे तो आपको एकदम सही समझ में आ जाएगा। और थोड़ा भी अगर आपने ध्यान भटकाया तो इसका मतलब ये टॉपिक आपको समझने में आने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। क्या खास बात है? एकल संकर संकरण प्रयोग जो था, उन्होंने पहला प्रयोग मेंडल ने क्या किया, देखिए सुनिए, इस बात को लिखिए कि मेंडल ने पहले शुद्ध लंबे पौधे व शुद्ध बौने पौधे, इन दोनों पौधों के बीच संकरण करवाया। शुद्ध लंबे पौधे का से मतलब ये है कि ऐसे पौधे जिनसे प्राप्त बीजों को हम जितनी बार भी बोएंगे ना, उनसे हमेशा लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे। ठीक है, ऐसे पौधे कहलाते हैं शुद्ध लंबे पौधे। एक ही लक्षण लिया लंबाई का, जो कुछ पौधे लंबे थे और कुछ पौधे बौने थे। ठीक है, तो शुद्ध लंबे पौधे लिए और शुद्ध बौने पौधे लिए, इन दोनों पौधों में कृत्रिम रूप से उसने क्या करवाया बच्चा? संकरण करवाया, परागण करवाया। ठीक है ना, क्या करवाया? परागण करवाया। तो प्रेक्षण उसने क्या देखा? उन्होंने देखा कि F1 पीढ़ी में केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त होते हैं? केवल लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जो लंबे पौधे व बौने पौधों के बीच में जब संकरण करवाया और संकरण करवाने के बाद जो बीज बने, उन बीजों को बोया, तो जो प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई, उस पीढ़ी के सभी पौधे क्या हुए? लंबे प्राप्त हुए। समझना इस बात को, F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए? लंबे पौधे प्राप्त हुए। अर्थात दूसरे शब्दों में अपन लिख सकते हैं, आप लिखेंगे तो ही आपके आपने जो लिखा है वो शब्द वहां पर दिखेंगे। अगर सही लिखे हैं तो अच्छे मार्क्स आएंगे, और अगर आपने प्रभावी शब्द नहीं लिखे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो दूसरी लाइन क्या है कि प्रथम पीढ़ी में केवल एक जनक के लक्षण ही प्रकट हुए। भाई लंबा और बोना, ये मान लो कि माता तो है बोनी और पिता है लंबा, लेकिन संतति में क्या हुआ? सभी जो संतान उत्पन्न हुई वो लंबे लंबे हो गए। ठीक है, तो मेंडल के दिमाग में आया, अरे भाई माता का लक्षण कहाँ गया?
ठीक है ना। जो बोनापन का लक्षण था वह कहाँ गया, वो इन संतति में है या नहीं। दिमाग में तो प्रश्न बनता है भाई माता और पिता दोनों के लक्षण संतति में आते हैं, ठीक है, तो वो ही लक्षण क्यों आया, ये सोचने वाली बात थी। ये मेंडल को परेशान कर रही थी, जैसे आप लोगों को भी ये परेशान कर सकती है। तो प्रश्न क्या दिमाग में आया मेंडल के कि क्या F1PD के पौधे अपने जनक लंबे पौधे के पूर्ण रूप से समान थे। एक प्रश्न तो ये आ गया कि F1PD में जो लंबे पौधे प्राप्त हुए वो शुद्ध लंबे थे क्या, या अपने जनक जो लंबा जनक था उसके समान है क्या, एकदम सही पूर्ण रूप से समान है क्या। ये एक तो ये प्रश्न आया। दूसरा प्रश्न उसके दिमाग में आया कि जो माता के या जो बोनापन का जो लक्षण था वह कहाँ गया, वह प्रकट क्यों नहीं हुआ। इन दोनों प्रश्नों की जांच करने के लिए मेंडल ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट और कर दिया। क्या किया बच्चा, उन्होंने क्या किया, जो लंबे पौधे थे, पेत्रक लंबे पौधे, जैसे मान लो शुद्ध लंबे पौधे थे ना, उनको क्या कहते हैं, पेत्रक लंबे पौधे, इनका स्वपरागण करवाया। मतलब इनको फिर से स्वपरागण करवा करके जब इनको बोया गया तो सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। लेकिन F1PD के पौधों का जब स्वपरागण किया तो उन्होंने क्या F2PD प्राप्त की। F1PD के पौधों का स्वपरागण करवाकर जब F2PD प्राप्त की तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ क्या कि F2PD के जो पौधे थे उनमें से जब 4 पौधों में से 3 तो लंबे पौधे प्राप्त हुए और एक बोना पौधा वहां इसको मिल गया। तब मेंडल के दिमाग में बात आ गई, भैया ये वो माता वाला लक्षण आ गया, वो बोनापन का लक्षण आ गया भाई, यहां प्रकट हो गया। इसका मतलब लंबा दिख ही रहा था, उसमें वो लक्षण छुपा हुआ था, उसका प्रभाव नहीं हो रहा था, जबकि वह लक्षण उस लंबे पौधे में विद्यमान था। ठीक है ना, इस प्रश्न का इसको आंसर मिल गया। अब देखिए दूसरा प्रश्न इसके दिमाग में आया कि बोनेपन का लक्षण क्यों नहीं प्रकट हुआ। देखो स्वपरागण करवाए तो क्या बातें देखी इसने कि पेत्रक लंबे पौधे के स्वपरागण से प्राप्त सभी पौधे लंबे थे, लेकिन F1PD के स्वपरागण से प्राप्त पौधों में 3/4 पौधे लंबे तथा 1/4 पौधे बोने थे। इसका मतलब पहले प्रश्न का उसको आंसर मिल गया कि संतति जो प्रथम पीढ़ी की जो संतति प्राप्त हुई उनमें दोनों जनकों के बोनेपन का भी लक्षण था और लंबेपन का भी लक्षण था। ठीक है, लेकिन दूसरी बात क्या हुई कि बोनेपन का लक्षण प्रकट क्यों नहीं हुआ। ठीक है, लंबेपन का ही लक्षण क्यों प्रकट हुआ। तो इन दोनों प्रयोग से मेंडल ने जो निष्कर्ष निकाले उस निष्कर्ष को हम क्या ध्यान से देखते हैं भैया, क्या निष्कर्ष निकला उसको देखिए। निष्कर्ष क्या निकाला इनको आप लिख लेंगे, ठीक है, लिखेंगे तो आप एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से उनको वहां पर भी लिख पाएंगे, आंसर भी अच्छा लिख पाएंगे। अगर नहीं लिखेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में मिस हो ही जाता है, इसलिए आप लिख लें इनको कि उपरोक्त दोनों प्रयोगों से मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि पहला निष्कर्ष यह था कि F1PD के पौधों में या संतति में, F1 संतति में दोनों लक्षण उपस्थित थे। किसके दोनों लक्षण? जनकों के दोनों लक्षण उपस्थित थे। ठीक है, दूसरी बात अर्थात संतति के लक्षणों में माता व पिता दोनों का समान भाग होता है। इससे ये उसको समझ में आया कि संतान जो उत्पन्न होती है उसमें माता का और पिता का दोनों की समान भागीदारी होती है, दोनों का समान आनुवंशिक पदार्थ होता है, दोनों के समान गुणसूत्र या जीन भाग लेते हैं। दूसरी बात मेंडल के दिमाग में ये निष्कर्ष ये आया कि एक लक्षण का नियंत्रण, कोई भी एक लक्षण जो होता है उसका नियंत्रण 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। कारकों को आप याद रखें, वर्तमान में क्या कहते हैं बच्चा? जीन भी कहते हैं। कारकों को क्या कहते हैं? जीन। मतलब एक लक्षण जो होता है वह 2 कारकों या जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है। एक कारक पिता से प्राप्त होता है और दूसरा कारक माता से प्राप्त होता है। ये खास बात
कि जिनमें से एक माता से व दूसरा पिता से प्राप्त होता है, अर्थात ये कारक जो होते हैं ना वह जोड़ों में होते हैं, युग्म में होते हैं। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। दूसरा निष्कर्ष ये निकाल लिया। तीसरा निष्कर्ष क्या निकाला? लेकिन दोनों कारकों में से, ये खास बात है, लेकिन दोनों कारकों में से F1PD में 2 कारक थे, लेकिन एक ही कारक F1PD में प्रकट हुआ। सभी पौधे लंबे पौधे प्राप्त हुए ना, तो भाई पिताजी वाला तो लक्षण आ गया, लेकिन माताजी वाला कहाँ गया? तो मेंडल ने क्या कहा कि F1PD में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है और जोड़े का दूसरा कारक या दूसरा लक्षण जो है वह अपना प्रभाव या लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो लंबेपन का कुछ जीन जो होते हैं ना, वहां पर भी थोड़ी दादागिरी चलती है भैया जीनों में भी, कि जो प्रभावी लक्षण जो होता है ना वो अप्रभावी लक्षण को अपने लक्षण प्रकट नहीं करने देता, वह उसको दबा देता है, वह उसके प्रभाव को दबा देता है, सिर्फ अपना प्रभाव ही प्रकट करता है। तो मेंडल ने क्या कहा कि एक लक्षण 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। एक लक्षण कितने कारकों द्वारा या जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है? 2 जीनों के द्वारा नियंत्रित होता है। उन दोनों कारकों या दोनों जीनों में से एक जीन माता से प्राप्त होता है और दूसरा जीन पिता से प्राप्त होता है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि माता से प्राप्त जीन अपना प्रभाव F1PD में प्रकट करे या नहीं करे। ठीक है, हो सकता है माता से प्राप्त जीन F1PD में अपना प्रभाव प्रकट करे। कई बार अपन कहते हैं ना कि इसकी आंखें तो उसकी मम्मी पे गई हैं, इसके बाल तो उसकी मम्मी पे गए हैं। इसका मतलब क्या है? वह लक्षण माता वाला वहां पर प्रकट हुआ है। ठीक है, इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा लक्षण प्रभावी है और कौन सा लक्षण अप्रभावी है। लेकिन यहां पर बात यह है समझने वाली कि जो लक्षण, मेंडल ने क्या कहा, ये इस बात सत्य है कि जो लक्षण F1PD में अपना प्रभाव प्रकट करता है, जो लक्षण F1PD में अपना प्रभाव प्रकट करता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं। तथा जो लक्षण F1PD में अपना प्रभाव प्रकट नहीं कर पाता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये मेंडल का प्रथम नियम था, जो किसके आधार पर? एकल संकर संकरण प्रयोग के आधार पर ये नियम प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, फैक्ट्स क्या है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की 2 प्रतिकृतियों की वंशानुगति होती है। ये मैंने बता दिया। ये दोनों जब एक समान होते हैं, मतलब एक जीन को नियंत्रित करने वाले जो कारक होते हैं वह युग्म में होते हैं, जोड़ में होते हैं। जब ये दोनों जीन समान होते हैं तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस स्टेज या समयुग्मजी अवस्था कहते हैं। और जब एक प्रभावी व एक अप्रभावी यानी कि जोड़े के दोनों जीन भिन्न भिन्न होते हैं तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगस स्टेज कहते हैं या विषम युग्मजी अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो संतति समयुग्मजी होगी या विषम युग्मजी होगी, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जनकों पर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है बच्चा? जनकों पर निर्भर करता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए भैया। ठीक है, मेंडल ने क्या किया मैं आपको समझा देता हूं। मेंडल ने शुद्ध लंबा पौधा लिया। क्या लिया बच्चा? शुद्ध लंबा पौधा। शुद्ध लंबा पौधा का मतलब समझ गए आप कि ऐसे पौधे जिनसे प्राप्त बीजों को जब भी आप बोएंगे, ठीक है, उनसे क्या प्राप्त होंगे? जब उनमें स्वपरागण हो तब। ठीक है, उनके स्वपरागण से हमेशा ही लंबे पौधे प्राप्त होंगे। और शुद्ध बोने पौधे का मतलब यही है कि इन पौधों के में जब स्वपरागण से प्राप्त बीजों को अगर आप बोएंगे तो हमेशा ही बोने पौधे प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब शुद्ध लंबा जो है उसमें जो भी जीनी संरचना होगी उसको हम कैपिटल T और कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जनन कोशिकाओं में, पुष्प में। और शुद्ध बोने पौधे को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल t से और स्मॉल t से। ठीक है, जब इनमें मियोसिस होगा तो यहां पर क्या बनेंगे बच्चा? परागकण बनेंगे या युग्मक बनेंगे।
तो क्या बन जाएगा, ये कैपिटल टी, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों बनेंगे तो क्या बन जाएंगे बच्चा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। जनन या परागकण जब बन गए या युग्मक जब बने, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन हो गया। आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं या युग्मक बनते हैं। और पादपों की अपन बात करें तो यहाँ पर क्या बनते हैं बच्चा, परागकण बनते हैं, ठीक है, परागकण बनते हैं। अब ये ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, अपन इसको संकरण करवाएंगे तो क्या बनेंगे भैया, तो इसमें बनेंगे सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त होंगे, लंबे प्राप्त होंगे। सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त होंगे बच्चा, लंबे पौधे प्राप्त होंगे, क्योंकि उसकी जीनी संरचना क्या होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब जब इन पौधों को हम देखेंगे बाहरी लक्षणों के आधार पर, जब इनको हम देखेंगे तो ये सभी पौधे क्या प्राप्त कैसे दिखाई देंगे आपको, इनके बीजों को बोएंगे तब सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे किस प्रकार के प्राप्त हुए भाई, लंबे, लंबे प्राप्त होते हैं। कौन सी पीढ़ी में बच्चा, F1 पीढ़ी में। इस पीढ़ी को क्या कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं, प्रथम संतति पीढ़ी, F1 पीढ़ी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था, उन्होंने क्या देखा कि भैया दो प्रकार के जीन थे, एक तो कैपिटल टी वाला और एक स्मॉल टी वाला, लेकिन F1 पीढ़ी में केवल कैपिटल टी वाला जीन ही अपना प्रभाव क्यों प्रकट कर पाया, सभी पौधे लंबे प्राप्त हो गए, तो बोनेपन वाला जीन अपना प्रभाव प्रकट क्यों नहीं कर पाया। ये तो जीनी संरचना है, लेकिन जब पौधों को देखेंगे तो सिर्फ देखने पर जो लक्षण अपने को दिखाई देते हैं, ठीक है, बाहरी लक्षण, उसी के आधार पर अपन उसको कहते हैं अपन फिनोटाइप। उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो F1 पीढ़ी का फिनोटाइप क्या था कि सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। F1 पीढ़ी का क्या फिनोटाइप था, सभी पौधे लंबे थे। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या किया था मेंडल ने सेकंड ने क्या किया था कि जो F1 पीढ़ी के जो पौधे थे, इसका जीनी संरचना क्या थी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनका क्या करवाया था बच्चा, स्वपरागण करवा दिया। क्या करवा दिया, स्वपरागण। जब स्वपरागण करवाएंगे तो आपको पता है युग्मक क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। अब देखिए जब फर्टिलाइजेशन होगा, परागण होगा, निषेचन होगा, तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेंगे, ये देखिए आप, हो सकता है ये इसके साथ फर्टिलाइज हो, ठीक है। तो ये कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी, इस प्रकार ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। इस स्ट्रक्चर में ये जो संतति प्राप्त होंगी इसको हम क्या कहते हैं बच्चा, F2 पीढ़ी कहते हैं। F2 पीढ़ी किसे कहेंगे कि F1 पीढ़ी जो है उसके स्वपरागण से जो पीढ़ी प्राप्त होगी इसको हम क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी कहेंगे। इसमें देखो दो पौधे एक समान हैं, ठीक है। वैसे दिखने में सभी पौधे क्या हैं, दिखने में ये सभी पौधे क्या हैं, लंबे। तीन पौधे तो लंबे होंगे और एक पौधा क्या है, बोना। एक पौधा क्या होगा, बोना पौधा प्राप्त होगा। यानी कि जो दिखने में बाह्य लक्षणों के आधार पर अगर हम किसी को बताते हैं तो वह क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। वह क्या कहलाएगा, लक्षण प्रारूप। और या फिर इसको अपन कहते हैं फिनोटाइप। बाहरी लक्षणों के आधार पर जो अनुपात प्रकट होता है उसको हम कहते हैं फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। लेकिन लक्षण प्रारूप कितना होता है F2 पीढ़ी का, 3:1। लेकिन जीनी स्ट्रक्चर के आधार पर, जीनी संरचना के आधार पर, जीनी संरचना का अनुपात जो है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप, ठीक है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। जीनोटाइप कितना होता है कि एक पौधा तो है भाई शुद्ध लंबा, दो पौधे हैं अशुद्ध लंबे और एक पौधा है शुद्ध बोना।
ये कैपिटल टी और कैपिटल टी है, यह है शुद्ध लंबा पौधा है। किस प्रकार का पौधा है भाई? शुद्ध लंबा पौधा। ये जो पौधे हैं दोनों, ये किस प्रकार के हैं? अशुद्ध लंबे पौधे हैं, क्योंकि दोनों जीन हैं इसमें लंबाई का, एक तो लंबेपन का और दूसरा बोनेपन का। और जिसमें दोनों जीन बोनेपन के हैं वह शुद्ध लंबा शुद्ध बोना पौधा है। इस प्रकार F2PD का जो जीनोटाइप है वह 1:2:1 है। यह मेंडल का एकल संकर संकरण प्रयोग था। आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्लास को शेयर ज़रूर करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।